नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 22 जीके में। तो हम लोग पिछले 2-3 वीडियो में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास में शुरू किए थे। हम लोग 1773 से लेकर और 1853 तक। ये क्या है? ये भारत के संवैधानिक विकास के चरण में हम लोग 2 चरण में इसको बांटे थे। पहला चरण था कंपनी का शासन। कब से कब तक? 1773 से लेकर 1853 तक ये कंपनी का शासन चलता है। जबकि हम लोग दूसरे सेकंड चरण को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा 1858 से लेकर 1947 तक चलेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1858 के बारे में। तो आइए देखते हैं 1858 का जो एक्ट है, अधिनियम है, इसमें क्या बातें और क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसमें देखिए ये कब आ रहा है? 1857 की क्रांति के बाद आप जानते हैं कि क्यों हुई थी क्रांति। क्रांति इसलिए हुई थी कि जो अंग्रेज़ थे वो हमारे भारत के लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स अत्याचार करने लगे थे। इसलिए जो भारत के लोग थे वो इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों का विरोध किए। कब किए? 1857 में। जब ये विरोध हुआ तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ। तो अंग्रेज़ों का जो है पसीने आ गए। इतने विरोध किए इंडिया के लोग कि अंग्रेज़ों के पसीने छूट गए। ये जहाँ भी जाते थे अंग्रेज़ ना, वहाँ कुछ ना कुछ करके आते थे। मतलब ये है कि कोई न कोई देश को, एक छोटा सा देश, यूरोप में एक छोटा सा देश है यूके, ब्रिटेन, वो पूरे विश्व पर राज किया। जबकि ये देखिए, अब हम जब 1857 की क्रांति हो जाती है, इसके बाद एक सुधार आता है 1858 में। ये जो 1858 आता है भारत सरकार अधिनियम, तो ये 1857 के बाद क्या हो जाता है कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का जो शासन होता है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। और ये कब से कब तक ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रहता है? 1858 से लेकर 1947 तक। यानी कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक हमारे देश पर कौन नियम कानून बनाता था? तो वो बनाता था ब्रिटेन की संसद या ब्रिटिश क्राउन बनाते थे। तो देखिए 1858 में क्या प्रावधान किए गए और ये कैसे आया, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लॉर्ड पामस्टन, मतलब ये जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। और ये एक विधेयक लेके आए। कब लेके आए? 12 फरवरी 1858 को एक विधेयक लेके आए। जो इस विधेयक में क्यों लेके आए थे? ये भारत में अच्छे शासन और दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए इन्होंने एक विधेयक संसद में या संसद के सम्मुख प्रस्तुत किए। और ये तो प्रस्तुत किए, लेकिन ये जो है पास नहीं करा पाए। इस विधेयक को पास नहीं करा पाए। किसी कारणवश इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। किनको? लॉर्ड पामस्टन को। लेकिन इनके बाद जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड डर्बी पीएम बने। तो इनके कार्यकाल में ये विधेयक 2 अगस्त 1858 को पास होता है और महारानी विक्टोरिया इस पे अपना साइन करती हैं, सिग्नेचर करती हैं। तो इसके बाद यह भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 का रूप लेता है। ठीक है, 1858 का रूप लेता है। अब समझ में आया
कि ये कब और क्यों आया। ये इसलिए आया कि भारत में अच्छे शासन और दोहरे शासन में जो दोष थे, मतलब जो द्वैध शासन प्रणाली आई थी हमारे देश में, लागू किए थे अंग्रेज, उसमें कुछ खामियां थी। उस खामियों को दूर करने के लिए जो कानून फिर से लाया गया, उसी को क्या नाम दिया गया, 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1858 का नाम दिया गया। अब अगला, ये तो पहली बात थी कि ये क्यों आया। अब अगला जो प्रावधान ये करते हैं, इसमें और क्या करते हैं, 1857 के फलस्वरूप, मतलब जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीन लिया। ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के जो भारत में कंपनी शासन कर रही थी, उस शासन को उसके हाथ से छीनकर अपने हाथ में ले ली ब्रिटिश क्राउन ने। ठीक है, अब अगला क्या आगे क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है। एक नया परिषद या नया पद सृजित किया जाता है, जिसे भारत परिषद का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, यहीं पे देखिए, यहाँ पे मैं बताया कि ब्रिटिश क्राउन क्या करती है, कंपनी पहले शासन कर रही थी भारत में, अब उसके हाथों से जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेती है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर देती है और एक नया पद का सृजन करती है। उस पद का क्या नाम रखाता है, उस पद का नाम रखाता है भारत परिषद। भारत परिषद जब, और इनके सदस्य कौन थे, तो भारत के जो सचिव थे वो भारत परिषद के सदस्य थे। ठीक है, भारत परिषद के सदस्य या अध्यक्ष। अब इसमें जो थे इसकी संरचना कैसी थी, भारत परिषद की संरचना, यदि संरचना की बात करें तो संरचना में इसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। 15 में 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जबकि 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, हालांकि जनरली कहीं नहीं मिलता है, ये बहुत खोजने के बाद ये एक चीज़ दिखा, तो मैं सोचा कि ये नई चीज़ है तो बताना चाहिए हमें। तो होम गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, तो 1858 में ही होम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। मतलब भारत सचिव और भारत परिषद को मिलाकर गृह सरकार बोला जाता था या होम गवर्नमेंट बोला जाता था। ठीक है, अब अगला प्रावधान ये लोग क्या करते थे, क्या किए, ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण अब भारत पर हो गया। इस कानून के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से पहले कंपनी शासन करती थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश संसद का अधिकार था, वो सीधा शासन ब्रिटिश संसद ने भारत पर करने लगी और मुगल सम्राट का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से, और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। और प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। देखिए 3 चीज़ें पूछी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। पहली चीज़ पूछी जाती है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, और दूसरा पूछा जाता है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब तीसरा आ गया, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर का क्या नाम था और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था। ठीक है, और इस समय अब हम लोग प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और अगला जो इन्होंने प्रावधान किया इस एक्ट में, अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में कौन भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य किया गया। मतलब इसका सीधा मतलब ये है कि जो अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं थीं,
उस पर ये जो सचिव साहब थे, ये सचिव साहब थे क्या थे, ये भारत परिषद के अध्यक्ष थे। क्या थे? भारत परिषद के अध्यक्ष थे सचिव। ठीक है। अभी इनको बाध्य किया गया कि ये जो परिषद है इसका आपको बात माननी ही पड़ेगी। किस मुद्दे पर माननी पड़ेगी? अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं पर। यदि ये भारतीय परिषद यदि आपको इनको राय देती है तो इनको राय माननी पड़ेगी। और चीज़ों पर ये इग्नोर कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा एक मुद्दा था, इस पे इनको मानना पड़ता था। यदि हम इसकी भारत परिषद के कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या थी और कैसी थी, और इनके जो सदस्य थे कैसे चुने जाते थे और इनको कौन हटा सकता था, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है। देखिए, भारत परिषद, अब इसकी मैंने संरचना बता दी आपको। संरचना कैसी थी? 15 सदस्य हुआ करते थे सदस्य। ठीक है, 15 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से कि 8 जो थे वो ब्रिटिश क्राउन चुनती थी। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुना जाता था। लेकिन जो 7 सदस्य थे वो कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनके माध्यम से चुना जाता था। और संरचना में ही इस भारत परिषद का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो भारत सचिव था। ये इसके अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है। अब इन सदस्यों की बात करें, ये 15 जो सदस्य थे, इन सदस्यों की बात करें तो इसमें से 9 सदस्य ऐसे होना चाहिए था, इन 15 सदस्यों में से 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो 10 वर्ष तक भारत में अपनी सेवाएं दे चुके हों। ठीक है। भारत में अपनी सेवाएं कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। और अगला बात ये थी, अगला कंडीशन ये लोग ये रखे, यदि ये चुने जाते थे तो 10 वर्ष इनको भारत में काम करना, यदि जो किया रहता था उन्हीं को इसका सदस्य नियुक्त किया जाता था। और उसके बाद भारत को ये इन्हीं लोगों में से, भारत में से 10 वर्ष, यदि 10 वर्ष तक सेवा दिए हों या 10 वर्ष से ज़्यादा भारत को छोड़े न हुआ हो, इन्हीं लोग को चुना जाता था। पहला ये कंडीशन था कि इन 15 सदस्यों में से वही आदमी इसका सदस्य बन सकता है जो 10 वर्ष तक भारत में काम किया हो, भारत में सेवाएं दिया हो, या 10 वर्ष से ज़्यादा भारत को छोड़े हुए न हुआ हो, तब इनको इसका सदस्य नियुक्त किया जाता था। अब इन सदस्यों को जो हटाने का अधिकार मतलब संरचना देख लिए, हटाने का जो अधिकार था वो भारत सचिव के पास नहीं था, बल्कि किसके पास था? ब्रिटिश क्राउन के पास था। किसके पास था? ब्रिटिश क्राउन के पास था। इनके हटाने का अधिकार किसके पास था? तो ब्रिटिश क्राउन के पास था। अब ये सदस्य तो आए, अब कोई भी सदस्य ऐसे तो काम करेगा नहीं। यदि अपना सेवा दे रहा है तो सेवा के बदले तो कुछ न कुछ लेगा ही लेगा। कुछ का मतलब ये है कि उसको वेतन तो दिया जाएगा,
वेतन दिया जाएगा, खाना पीना खाएगा तो उसके लिए अदर खर्च जो हैं। अब इनका जो खर्च है, इनका किसका, ये जो 15 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर और ये 15 सदस्य थे, तो इनका जो वेतन है प्लस अन्य खर्चे ये भारतीय राजस्व से दिए जाने थे। ठीक है, ये भारतीय राजस्व के ऊपर थोपा गया। ये लोग कितने चालाक थे बताइए। इनका जो खाने का व्यवस्था है और इनका वेतन, ये भारत के ही ऊपर थोप दिए। तो इससे क्या है, भारत के लोगों पर इसका दबाव बढ़ गया। अब दबाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये लोग इन लोग का विरोध करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग अभी आज के वीडियो में और ये जाने कि भाई 1858 का जो एक्ट है वो क्यों आया और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, ये जाने। और अभी आप लोग इसको जो भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद हम लोग 1861 का अधिनियम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, जब तक ले लीजिए। तो अभी हम लोग 1858 के बारे में बात की है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1861 भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या प्रावधान किया गया, आइए देखते हैं। तो कार्यकारी परिषद, जो कार्यकारी मतलब जो काम करने वाली परिषद थी, इनके सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 4 से 5 कर दी गई। और वायसराय को विधान परिषद में जो विधान परिषद थी उसमें कम से कम 6 और अधिक से अधिक कितने सदस्य को नियुक्त या मनोनीत कर सकता था, तो अधिक से अधिक 12 सदस्य को और कम से कम 6 सदस्य को मनोनीत कर सकता था। कौन कर सकता था, वायसराय। तो प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और अगला प्रावधान ये लोग क्या करते हैं 1861 में, वायसराय को विधानसभा में भारतीयों को, जो विधानसभा थी उसमें भारतीयों को नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। किसको शक्ति प्रदान की गई, वायसराय को। किसमें भारत के जो लोग थे उसको, उन लोग को किसमें नियुक्त करने की बात किया गया, तो विधानसभा में नियुक्त करने की बात किया गया। कौन से अधिनियम के तहत बात किया गया, तो 1861 के अधिनियम के तहत। और कौन कर सकता था, तो वायसराय कर सकता था। और इसी अधिनियम में अगला प्रावधान क्या करते ये लोग, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी महत्वपूर्ण, इसको 3 स्टार, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की जाती है, तो 1861 के अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है। और अगला जो प्रावधान करते हैं ये लोग, अगला प्रावधान क्या करते हैं, ये जो कैनिंग था ये पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आता है। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब समविभागीय प्रणाली की शुरुआत पहली बार कब होता है, तो 1861 के अधिनियम के तहत पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है। और यही पहले क्या हुआ, पहले ये हुआ था कि जो बंगाल का जो गवर्नर था वो बम्बई और उड़ीसा ये सब पर कानून कौन बनाता था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाता था। लेकिन अब 1861 के अधिनियम के तहत अब बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को ये शक्ति वापस दी जाती है। कौन सी शक्ति, जो कानून बनाने की शक्ति है अब वापस दी जाती है। तो इसी को हम कहते हैं केंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। कब अपनाई गई केंद्रीकरण की नीति, तो 1861 के अधिनियम के तहत अपनाई गई। ठीक है, तो ये रहा, इतने प्रावधान इसमें किए गए। अब अगला जो अधिनियम आता है वो 1892 का अधिनियम आता है।
इसमें क्या व्यवस्थाएं की जाती है, इसमें क्या प्रावधान किए जाते हैं, आइए देखते हैं। तो केंद्रीय जो व्यवस्थापिका थी, इसमें सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया। ठीक है, किसमें? केंद्रीय व्यवस्थापिका में। प्रश्न पूछेगा कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या पहली बार 10 से बढ़ाकर 16 कब कर दी गई? तो कब कर दी गई? 1892 अधिनियम के तहत। ठीक है, अब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत पहली बार निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाता है। इस अधिनियम की जो है ये प्रमुख विशेषता थी कि पहली बार जो है निर्वाचन पद्धति की कब शुरुआत होती है? तो 1892 के अधिनियम के तहत आती है। ठीक है, परिषद के अधिकारों, जो परिषद का अधिकार था उसमें वृद्धि की जाती है और भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन ये लोग लेकिन भी लगा देते थे। जो अंग्रेज थे बड़े चतुर थे साला, ये नहीं चाहते थे कि हर जो महत्वपूर्ण पोस्ट हो उस पर भारतीय पहुँचे। यदि भारतीय पहुँचते तो आप लोग को पता ही है, उनको सारा बात पता चल जाता, सारी बात पता चलता तो इनका विरोध भी तो होना शुरू हो जाता। तो ये इसीलिए ये लोग क्या प्रावधान किए कि जो महत्वपूर्ण पद थे वो केवल अंग्रेजों को या यूरोपियों को देते थे, लेकिन जो उसके नीचे की पद थी वो भारतीयों के लिए अलॉट करते थे। तो देखिए, ये जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था, इसमें भारतीय सदस्यों को बजट पर तो बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार तो दे दिए, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिए। और किस चीज़ का अधिकार नहीं दिए? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिए। अब बताइए कितने चतुर थे कि अब कोई भारतीय रहता तो कोई भी कानून बनता, जब मतदान होता, मान के चलिए कि भाई कोई बिल आया, संसद में कोई बिल आया, अब उसमें क्या है, कुछ भारतीय हो गए और कुछ यूरोपीय हो गए, मान के चलिए अंग्रेज हो गए। तो अब क्या होता कि जब मतदान होगा तो अब भारतीय कब नहीं चाहेंगे कि नहीं इनके विरोध में न जाए? भारतीय तो चाहेंगे ही ना कि इनका विरोध करें। तो जब मतदान होगा तो इनका विरोध होगा, तो मतदान पूरी तरीके से हो नहीं पाएगा। इसीलिए ये लोग चतुर थे, साला बहुत ज़्यादा चतुर थे ये लोग। इसलिए मतदान करने का अधिकार जो है भारतीयों को नहीं देते हैं और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक 2 चीज़ें देखें। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। 2 चीज़ें हम लोग क्या देखें और कहाँ से शुरू किए थे। तो आइए थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए मैं बताता हूँ कि हम लोग शुरू कैसे किए थे। और पिछली जो लड़का या जो भाई या बहन पिछली वीडियो नहीं देखा उसको ज़रूर जाके देखे, तभी जाके ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, जो भी प्रावधान किए ये क्रमबद्ध तरीके से किए, ये नहीं कि एकाएक करिए। जैसे मैं बताया कि भारतीय संवैधानिक विकास को 2 भागों में हम लोग बांट के पढ़ रहे हैं। पहला जो भाग था वो था कंपनी का शासन, और दूसरा किसमें था? ब्रिटिश क्राउन का शासन। ठीक है, और ये कब से कब तक कंपनी का शासन कब से कब तक रहता है? तो 1773 से लेकर 1853 तक, यहाँ तक ये रहता है। और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कब भारत का शासन जाता है? तो 1858 से लेकर 1947 तक, मतलब 1857 की क्रांति के जस्ट बाद 1 साल बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में कंपनी से शासन ले लेती है। और कब तक शासन करती है? 1858 से लेकर 1947, यानी जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक ये लोग शासन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये ख़त्म कर चुके हैं। यदि जो
नहीं देखा है वीडियो, वो पिछले प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर ये वीडियो देखें। और हम लोग आज शुरू जो किए हैं 1858 से लेकर आज हम लोग क्या पढ़े, 1858 का एक्ट पढ़े, फिर उसके बाद 1861 का पढ़े, फिर 1892 का एक्ट पढ़े। ठीक है, ये 3 हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। अब अगला हम लोग जो शुरू करेंगे, हम लोग 1909 का अधिनियम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते रहें। और हाँ दोस्त, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करते हैं, वीडियो शेयर किया करें। थोड़ा सा हमें भी उस चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो हमें भी अंदर से ऊर्जा आएगी कि हम और अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट दे सकें और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। जब तक अपना ख्याल करिए, अपने परिवार का ख्याल करिए। जय हिंद।